ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन द टू ब्लैक बॉडीज। ठीक है, जो कि अब इसमें क्या होता है, ब्लैक बॉडीज में अलग अलग केसेस है। पहला जो केस हम लोग लेके चल रहे हैं, जो फर्स्ट केस अपना रहेगा, दैट इज द बॉडीज आर सेपरेटेड बाय, दो जो ब्लैक बॉडीज हैं आर सेपरेटेड बाय ए नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। मतलब उनके बीच में कोई ऐसा एब्जॉर्बिंग मीडियम नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। ठीक है, नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि लेट सपोज ये दो सरफेसेस हैं आपकी। ठीक है, एक ये वाली है, एक ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी, इसका एरिया DA1 हो गया, इसका एरिया आपका DA2 हो गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गई R। ठीक है, इसका टेम्परेचर, टोटल एरिया A1 और T1 हो गया। ठीक है, तो दो सरफेसेस हैं जो कि दो ब्लैक बॉडीज हैं, इनके बीच में हम लोगों ने देखा था कि जब दोनों एक दूसरे पे जब हीट रेडिएट करती है तो क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि अगर आपकी जो फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, अगर टोटल एनर्जी, मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं बेटा, लास्ट टाइम पे हमने डिसाइड किया था, टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय A1। ठीक है, यानी A1 जो सरफेस है अपना, उससे जो टोटल एनर्जी वो जो रेडिएट हो रही है वो कितनी हो गई आपकी, Q1 इज इक्वल्स टू सिग्मा A1 T1 का होल 4। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि Q1 से मतलब यहां से आपकी Q1 हीट निकल रही है, ठीक है, Q1 हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 से जो आपकी हीट रेडिएट हो रही है, वो रेडिएशन जो है जो 1 से 2 पे जा रहा है, कितना फ्रैक्शन रहेगा उसका। ठीक है, तो फ्रैक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा होता है फ्रैक्शन ऑफ रेट ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ रेट ऑफ एनर्जी लीविंग एरिया 1। ठीक है, जो एरिया 1 से लीव हो रही है, लीविंग एरिया 1, एरिया 1 एंड इम्पिंजेंस ऑन एरिया A2। ठीक है, यानी A1 से निकलकर A2 पे आ रहा है, तो उसका जो फ्रैक्शन आता है वो आपका होता है Q1 से 2 अपॉन हीट रेडिएट हुई 1 इक्वल टू F12। तो जहां यहाँ पे आपका F12 आ रहा है, डेट इज योर शेप फैक्टर। ठीक है, जो F12 हम लोग लिख रहे हैं, ये आपका है शेप फैक्टर, जिसमें सरफेस 1 की वजह से सरफेस 2 पे जो एनर्जी इमिट, सो जो एनर्जी इम्पिंज हो रही है, उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या रेशियो होगा, डेट इज योर शेप फैक्टर 4:1:2। ठीक है, तो ये चीज इसमें रहेगी। ठीक, ये तो हो गई सरफेस 1 से 2 के लिए। अगर सिमिलरली हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो आपका शेप फैक्टर क्या हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेप फैक्टर हो गया, सॉरी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, दैट इज योर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। ठीक है, कुछ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका शेप फैक्टर क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटिव एनर्जी दैट इज डिफ्यूज फ्रॉम वन सरफेस एलिमेंट एंड स्ट्राइक द अदर सरफेस डायरेक्टली विथ नो इंटरवेनिंग रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि जब आपकी किसी एक सरफेस से हीट इमिट होती है और वो दूसरी सरफेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रही है, तो उनका जो फ्रैक्शन रेशियो होता है, दैट इज नोन एज शेप फैक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 के लिए बात करें, अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, Q12 इक्वल टू F122 Q1
ठीक है। एंड Q1 क्या होगा आपका, सिग्मा A1 T1 का 4। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया शेप फैक्टर को जब हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, सेम चीज जब हम लोग सेकंड सरफेस से फर्स्ट सरफेस पे डालते हैं, ठीक है, अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जब आपकी जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो आपकी सरफेस 1 से सरफेस 2 पे जा रही है, अगर आपकी जो हीट इमिट हो रही है वो सरफेस 2 से सरफेस 1 पे आएगी, तो बस ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी, F12 की जगह F21 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एनर्जी रेडिएटेड बाय सरफेस 2, एनर्जी रेडिएटेड बाय सरफेस 2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q2 आपका क्या बनेगा, Q2 तो आपका हो गया सिग्मा A2 T2 का होल 4। ठीक है, और इसके लिए जब हम फ्रैक्शन फैक्टर निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शन फैक्टर निकालते हैं, तो फ्रैक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा, Q21 to the Q2 इक्वल टू F2 से 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है बेटा, लिखते जाना और जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इनको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करते हो या इसको सिंप्लीफाई करते हो तो Q21 इज इक्वल क्या हो जाएगा, F21 सिग्मा A2 T2 का होल 4। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ बनाई थी हमने, ये एक इक्वेशन, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, जब इन दोनों से वैल्यूज आप लोग लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को जब आप वैल्यूज लेते हैं तो यहाँ से आपका जो निकल के आता है क्या होता है, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट होता है कि अगर आपको शेप फैक्टर गिवन है किसी भी एक सरफेस का, तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और एरिया गिवन है तो शेप फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, डेट इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी आ जाती है, पूछ लिया जाता है, तो इसमें हमें क्या डेरिवेशन डिराइव करना है कि दो सरफेसेस कंसीडर करनी है, दोनों सरफेसेस जब आपस में रेडिएट इमिट करेगी तो पहले फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करते हुए इक्वेशन बनानी है, देन सेकंड सरफेस को कंसीडर करते हुए इक्वेशन बनानी है, और दोनों में शेप फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जस्टिफाई करना है और इसे प्रूव करके देना है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि इसमें शेप फैक्टर को लेके कुछ एक ग्राफ्स आपके होते हैं जो कि दो सरफेसेस के बीच में बने हुए होते हैं, दो अलग अलग सरफेसेस, दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में बने हुए होते हैं, तो वह सारे ग्राफ्स हमारे आगे काम आते हैं। तो मेन हमें क्या ध्यान रखना है कि शेप फैक्टर क्या होगा आपका, कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जब रेडिएशन एमिट होती है विदाउट एनी डिस्टरबेंस, यही बोल सकते हैं विदाउट एनी इंटरवेनिंग बिटवीन द टू सरफेसेस, तो जो हीट ट्रांसमिट हो रही है और जो आपने हीट इमिट करी है, उन दोनों का जो रेशियो होगा डेट इज नोन एज शेप फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसी फैक्टर को कंसीडर करते हुए कि कौन कौन सी कंडीशंस या स्पेशल कंडीशंस जो होती हैं उनमें शेप फैक्टर की वैल्यू क्या रहती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक है, दैट इज कि शेप फैक्टर का अलजेब्रा। ठीक है, और उसके साइलेंट फीचर या उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके सामने गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि किस किस कंडीशन में आपका फंक्शंस की वैल्यू क्या क्या रहती है। तो बेसिकली एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि शेप फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमेशा आपकी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी, कि ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री कैसी है उस पे बेसिकली आपका जो शेप फैक्टर है वो डिपेंड करेगा।
ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि आपका शेप फैक्टर जो है किस किस वैल्यू के लिए क्या क्या रहता है। ठीक है, तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखनी है, द शेप फैक्टर इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ जियोमेट्रिक पैरामीटर। आपकी जो भी ज्योमेट्रिक पैरामीटर रहेगी उसी के बिहाफ पे जो है आपका शेप फैक्टर डिसाइड होगा। ठीक है, सेकंड केस हम लोग देखते हैं कि जब दो बॉडी आपस में हीट एनर्जी को या हीट को रेडिएंट कर रही है तो उनका जो डेरिवेशन क्या बनेगा, A1F12 इक्वल टू A2F21। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। ये क्या है आपका जनरल इक्वेशन है। जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे पे जब हीट रेडिएंट करेंगी तो उसमें क्या होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिप्रोसिटी थ्योरी बोलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्शन इसने दे दी। अब आगे बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या कह रहा है कि व्हेन ऑल द रेडिएशन इमेशन सरफेसेस फ्रॉम ए कर्व सरफेस इज वन। ठीक है, सरफेस वन इज intercepted by the enclosing surface to the shape factor of the convex surface with respect to the enclosure is unity। ठीक है, अगर आपकी कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, अगर आपकी कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है, तो उस कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आपकी जो शेप फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका यूनिटी रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा इधर देखना कि आपकी A1 जो सरफेस है आपकी क्या है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है जो कि एक आपकी एक A2 सरफेस से इनक्लोज्ड। ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट है A2। ठीक है, और इसके अंदर ये आपका सरफेस इमेज है, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो आपकी जो अंदर वाली सरफेस है अगर ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स होगी तो इसका जो शेप फैक्टर रहेगा, क्योंकि जो भी ये A1 हीट इमिट करेगा वो क्या करेगा, ये पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमेशा एब्जॉर्प्शन आपका रहेगा 1 से 2 की बात करेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका, वो यूनिटी आएगा। ये चीज ध्यान रखना अगर आपसे बोला जाए किसी भी केस में कि एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एनक्लोज किया हुआ है, तो जब हम उसे एनक्लोज करेंगे तो जो इंटरनल पार्ट है, जो फिर जो अंदर का पोर्शन है उसकी जो आपकी क्या कहते हैं शेप फैक्टर होगा वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन में इस वाले आपका जो इक्वेशन है A1F12 में वैल्यू रखते हैं तो F12 तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया A1 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एरिया A2 गिवन है और F21 अपन को पता है तो हम लोग F21 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, हमारी एक ऑब्जेक्ट तो दूसरे अंदर सर्कुलेट, लेकिन अगर अंदर वाली बॉडी हीट इमिट कर रही है तो अंदर वाली बॉडी के लिए हम लोग ये पूरी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, दैट इज F21 प्लस F22, ये क्या होगा आपका यूनिटी रहेगा। ठीक है, तो ये केस आपका इसमें रहेगा। जो 3 केस अपन ने देखे पहले, अभी और भी हैं कि आपका जो शेप फैक्टर है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। जनरल जो इसकी इक्वेशन बनती है, जो जनरल डेरिवेशन आपका फॉर्म होता है, दैट इज A1F12 इक्वल टू A2F21। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट क्या आया कि अगर कोई भी कॉन्वेक्स सरफेस है वो दूसरे सरफेस के अंदर एनक्लोज है तो जो इंटरनल सरफेस है अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो उसके लिए जो आपका शेप फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, यूनिटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका कॉनकेव सरफेस के लिए आता है कि कॉनकेव सरफेस के लिए जो सरफेस फैक्टर है, ठीक है, वो क्या रहेगा। तो ए कॉनकेव सरफेस हैज अ शेप फैक्टर विथ इटसेल्फ बिकॉज द रेडिएंट एनर्जी कमिंग आउट of from one part of the surface is intercepted by the another part of the same surface। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, ये आपकी कॉनकेव सरफेस है, अगर इसके इस पोर्शन से हीट इमिट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो हीट इमिट हो रही है वो इस सरफेस पे आएगा और ये इस ऑब्जेक्ट क्या है पूरा सेम है, तो इसके लिए क्या होता है F11 भी निकलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एक सरफेस से निकल रहा है तो दूसरे सरफेस पे इम्पिंज होगा या इम्पैक्ट होगा तभी हमारा शेप फैक्टर आएगा। शेप फैक्टर आपको सेम ऑब्जेक्ट के लिए भी आ सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी सरफेस है आपकी तो इसमें आपका F11 कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में इमिट करे लेकिन ये खुद की सरफेस पे कभी भी इमिट नहीं करेगी। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि कभी भी रेडिएशन घूम के आपकी वापस इस सरफेस पे आएगी। लेकिन अगर कॉनकेव है तो कॉनकेव के केस में क्या होगा कि ये चांसेस बनते हैं कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो आपकी सेम सरफेस में भी एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है,
तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे F11 भी हमें कंसीडर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अगर आपका कोई फ्लैट या कॉन्वेक्स सरफेस है तो शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, ठीक है, ये आगे जो मैं भी बता रहा था कि अगर कोई सिर्फ कॉन्वेक्स सरफेस है तो उसके लिए F11 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी, 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स सरफेस हो गया कोई, ठीक है, तो कॉन्वेक्स सरफेस कभी भी सेल्फ एब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि F11 जो है हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, इसको हम लोग देखते हैं, पहले एक बार नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं और उसी के साथ फिर इस डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट है कि इफ टू सर्फेसेस, ठीक है, if two surfaces A1 and A2 are parallel and large, radiation occur across through the gap between so that A1 and so that A1 equal to A2 and all radiation emitted by one fall on the other। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए दो सर्फेसेस में लेके आता हूं आपके सामने, दैट इज पैरेलल एंड लार्ज इन द लेंथ। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो टोटल हीट इमिट होगी, जैसे वन सरफेस होगी, नंबर वन सरफेस, दैट इज नंबर टू सरफेस, तो ये जो भी जितनी भी पावर इमिसिव करेगा उसको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर ये जितनी भी इमिट करेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो वन माइनस जो भी इसका आएगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू 1, यानी दोनों के लिए जो शेप फैक्टर आएगा वो 1 रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई दो सरफेसेस हैं जिनका एरिया A1 इज इक्वल्स टू A2 है, लेंथ में पैरेलल है, गैप बीच में मेंटेन है, और सबसे मेन बात, उनके बीच में कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो हीट को एब्जॉर्ब कर सके। ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो उस केस के लिए फिर आपके शेप फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब अपन पीछे ड्राइंग की बात करते हैं, जो अपन ने ड्राइंग पढ़ी थी पीछे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपके सामने दो सरफेसेस दिख रही है, एक A2 सरफेस हो गई, ठीक है, एक मैंने क्या किया, ये पूरी मेरी A1 सरफेस है, इस A1 सरफेस को मैंने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, A3 और A4। ठीक है, तो जब मैं इसके लिए शेप फैक्टर कैलकुलेट करूंगा A1 के लिए, तो मेरे को इन दोनों का समीशन लेना होगा। ठीक है, यानी मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरी जो आ रही है वो मैं इसको अलग अलग लिखूंगा। कैसे लिखूंगा कि A2, ठीक है, मान लो अगर A2 से इमिट हो रही है तो F23 प्लस F24 आपका रहेगा इक्वल टू क्या बनेगा, F21। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि जब वो आ रही है तो हमने क्या किया, एक ही सरफेस को दो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि A1 था, अब अपन ने क्या किया, A1 है और उसको फिर हमने डिवाइड कर दिया। तो इसके लिए क्या हो रहा है, A1 से F13 पे भी जा रहा है, A1 से F14 पे भी जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या इक्वेशन बन गई, F13 और F14, और इस पूरे को अगर मैं F2 नाम दे देता हूँ, यानी सेकेंड एरिया नाम दे देता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू F13 प्लस F14, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल 1 से 2 की तरफ जो मेरा हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंसीडर करूंगा, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये चीज आपको इसमें बताई गई है कि अगर आपका कोई शेप फैक्टर है, मान लो A1 F12 है, तो जब 1 से 2 में आ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो चीज हमने यहाँ लिखी इसको पूरा हमने सिमेट्रिकल इसको यहाँ पे दे दिया, और ये चीज ध्यान रखना कि ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जब तक एविडेंटली ये जो आएगा इक्वल नहीं आएगा, एरिया कैलकुलेट करेंगे तभी आपकी वैल्यू निकल के सामने आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑब्वियसली द शेप फैक्टर फ्रॉम ए रेडिएटिंग सरफेस टू ए सबडिवाइडेड रिसीविंग सरफेस इज सिंपली द सम ऑफ इंडिविजुअल शेप फैक्टर। ठीक है, कि अगर आपकी सरफेस, अब ये डिवाइड करने का क्या सीन है, डिवाइड करने का सीन ऐसा नहीं कि आपने दो लाइन खींच दी डिवाइड हो गया, अगर आपका जो ज्योमेट्री बनी हुई है वो अनइवन है, मान लीजिए ये शेप है आपका इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, और इसको मैं एक ऑब्जेक्ट मान रहा हूं, तो यहाँ पे हीट आएगी वो अलग होगी, यहाँ पे हीट आएगी वो अलग होगी, तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों के लिए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल शेप फैक्टर अपन निकालेंगे वो क्या होगा, उन दोनों का इंडिविजुअल सम होगा, कि दोनों सरफेसेस जो हैं कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं, और जो सामने से आपके पास हीट आ रही है वो कितनी है, उन दोनों को मिला के आपका क्या रहेगा,
टोटल हीट आपको बनेगी। ठीक है, तो ये तो आपका मेन हुआ शेप फैक्टर के लिए। ठीक है, कि आपका शेप फैक्टर क्या है, कैसे कंसिडर करना है, समझ में आया? कोई डाउट बेटा किसी को? नहीं है? ठीक है, अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे बेस्ड एक शेप फैक्टर का न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक जनरल न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि आपके पास तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तीनों ऑब्जेक्ट के लिए आपको शेप फैक्टर कंक्लूड करना है। ठीक है, तो अगर अपन फर्स्ट वाले केस के लिए बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले केस के लिए हम लोग बात करते हैं, तो हमारा जो F21 होगा वो क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी हीट ये इमिट करेगा वो क्या हो जाएगी आपकी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, वो सेल्फ नहीं करेगा, लेकिन जब हमें F12 निकालना है तो वो क्या बनेगा, F11 सॉरी F11 प्लस F12 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि देखो ये सरफेस है, ये आपकी सरफेस हो गई, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से हीट निकलेगी, ये एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब, लेकिन अगर यहाँ से निकलेगी तो ये वापस सेम सरफेस में आ रही ना, तो F11 भी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कंसिडरेशन में लाना होगा। ठीक है, अब अगर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, A1 F12 इक्वल टू A2 F21। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है हमारा जनरल। अब हमें क्या करना है, F12 निकाल लेंगे क्योंकि F21 तो हमें पता है, तो F12 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1 और F21। ठीक है, ये चीज हो गया। यहां से हम लोग F1 निकालते हैं, ठीक है, यहां से हमने इस चीज को निकाल लिया, F11 हमने निकाल दिया। ठीक है, F1t की वैल्यू ये पुट करेंगे अपन, तो 1 माइनस A2 अपॉन A1 F21। ठीक है, एम आई राइट? ठीक है, हमने क्या किया, ये स्टेप से यहाँ पे आ गए और इस वाली जो वैल्यू है F12 वाली वैल्यू यहाँ पे हमने क्या करी, पुट कर दी। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब देखिए F21 आपका क्या है, 1 है। F21 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो F11 क्या हो गया आपका, F11 इज इक्वल्स टू 1 माइनस A2 अपॉन A1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, F11 इज इक्वल्स टू क्या हो गई, 1 माइनस A2 अपॉन A1। ठीक है, और हमें यही निकालना था, क्या निकालना है, द शेप फैक्टर कैन बी वर्क आउट बाय कैलकुलेट द शेप फैक्टर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, F21 हमें पता है। ठीक है, F21 हमें पता है और हमें क्या करना है, F11 की वैल्यू निकालनी है। F11 की वैल्यू निकालेंगे, F21 की वैल्यू निकालेंगे, A1 A2 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट जो केस है, सेकंड केस है, इसको मैं नेक्स्ट सरफेस पे देखता हूँ। देखो नेक्स्ट क्या केस आ रहा है आपके पास में, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये तीन सरफेस है, 1 2 3। इसमें क्या होगा, 1 से 1 में, 2 से 2 में और 3 से 3 में नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, या तो F1 से F2 पे जाएगा या F1 से F3 पे जाएगा, F2 से F3 पे आएगा या F2 से F इस पे आएगा, और इस पे भी सेम ऑपोजिट चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी। अब यहाँ पे अपने पास वो केस नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एक बार हम लोग इक्वेशन बनाए F1 के केस के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो F11 प्लस F12 प्लस F13 इक्वल टू 1 होना चाहिए आइडियली, लेकिन बट
F11 जो है हमारा क्या है 0, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा F12 प्लस F13 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों के लिए भी हो जाएगा। F21 F23 इक्वल टू 1, F32 F31 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग बात करें, ऑब्जेक्ट सेम है, एरिया सेम आएगा, सारी चीजें सेम रहेगी, तो यहां से क्या हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। यानी इसके लिए जो शेप फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा आपका 0.5 आपका क्या बनेगा, शेप फैक्टर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि एरिया सेम है। अगर यहाँ पे एरिया अलग होता तो फिर हम लोग पूरा कैलकुलेशन इसमें लगाते, लेकिन आपका एरिया क्या है, सेम है, तो हम लोग इसी पे काम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड केस के लिए हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोनों केस के लिए। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करता हूं 2 के लिए, तो क्या होगा F21 प्लस F23 इक्वल टू 1। मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो अब यहां से क्या बन जाएगा F21 इक्वल टू F23 इक्वल टू 0.5। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड केस के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो थर्ड केस के लिए क्या हो जाएगा F31 प्लस F32 इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F31 इक्वल टू F32 इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ये हमें शेप फैक्टर के बारे में ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं ध्यान रखना है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो रेडिएशन इमिट हो रही है वो सामने वाली सरफेस पे किस तरीके से इम्पैक्ट होगी। आपको ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री पता है तो आप लोग उसमें कंसिडर कर सकते हैं कि हीट जो है आपकी सेल्फ, बस इसमें क्वेश्चन आपका जो कॉम्प्लेक्स आएगा, जैसे सेल्फ सरफेस जो है, अगर सेल्फ सरफेस आपकी ऑब्जेक्ट हीट को ऑब्जॉर्व कर रही है तो उस केस के लिए हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने थर्ड केस के लिए बात करें, तो थर्ड केस जो बन रहा है अपना, थर्ड केस क्या है अपना, हेमिस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, ये आपकी नंबर 1 सरफेस, ये आपकी नंबर 2 सरफेस। ठीक है, इससे इमिट होगी तो सिर्फ इस पे लगेगी, लेकिन अगर इससे इमिट होगी तो इस पे भी लगेगी और इस पे भी जाएगी। तो F1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो F11 प्लस F12 इक्वल टू 1 होना चाहिए। अभी ध्यान रखना 1 के होगा, किसी भी शेप फैक्टर के लिए मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो A1 F12 इज इक्वल्स टू A2 F21। ठीक है, तो F12 क्या होगा A2 बाय A1। ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पे अपन को सारी वैल्यूज रख के ही आपको क्या करना होगा, वैल्यूज को कैलकुलेट कर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना F2 की वैल्यू F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि उसमें सेल्फ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो F21 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके लिए इसमें क्या हो जाएगा, F12 की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 बाय A1। ठीक है, तो ये आपके लिए तीनों केसेस के लिए एनालिसिस हो गया। अब आपके जो इस पे अदर न्यूमेरिकल बेस्ड है वो सब आपके इसी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, कि आपको शेप फैक्टर अलग अलग दिया होगा, उनकी वैल्यूज आपको अलग अलग गिवन रहेगी। ठीक है, तो वो चीजें आपको क्या करनी है, ऑब्टेन करनी है, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल करने हैं। कोई डाउट आता है पूछना। ठीक है, और ये इस टाइम इतने बच्चे कम क्यों हो जाते हैं यार, सुबह तो फिर भी तुम लोग 20 प्लस रहते हो, शाम को तो 10-12 ही बच्चे रहते हो।